हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकोर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय चौहान और मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं क्लास 12 एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसके हम चैप्टर 3 को आज डिस्कस करेंगे। एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर 3 है हीट, यानी कि इसी को हिंदी में कहा जाता है ऊष्मा। ये चैप्टर आपकी क्लास 12 में से 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे हीट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जनरल डेफिनेशंस के बारे में, और इस चैप्टर से हमें छोटे छोटे आंसर प्रिपेयर करना है क्योंकि 2 मार्क्स का ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ये आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स का। आंसर इसमें काफी छोटे छोटे हैं और इजीली ये बच्चों को याद भी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 हीट। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है व्हाट इज हीट, कि भाई ऊष्मा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का नाम हीट है, तो हमें उसकी जनरल डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि हीट क्या होती है या ऊष्मा क्या होती है। तो आपने जनरल टर्म भी सुना होगा, हीट या ऊष्मा, आपको सभी को मालूम भी है। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो हीट के बारे में हम डेफिनेशन में लिखेंगे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। जिस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, साउंड ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का फॉर्म है, उसी प्रकार से हीट की यदि मैं बात करूं तो हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म है। दैट इज ट्रांसफॉर्म बिटवीन टू सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो कि हम कह सकते हैं दो पदार्थों के बीच में अलग अलग तापमान पर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ऊष्मा का जो मूवमेंट होता है वो किसी भी एनर्जी की यदि हम बात करें तो मूवमेंट हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर होता है। इसी प्रकार से यदि ऊष्मा के ट्रांसफर की मैं बात करूं तो ये अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। जैसे आपको पीछे इमेज में एक फोटो दिख रहा होगा, उसमें एक सरिये को हम गर्म कर रहे हैं। एक तरफ सरिया जो है बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा है और एक तरफ नॉर्मली हमें सरिया जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक की ओर हो रहा है। मतलब हीट का जो ट्रांसफर होगा, पहले लाल वाले पार्ट पर ज्यादा हीट होगी, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होते हुए पीछे तक ये होती हुई आएगी और पीछे तक ये गर्म होगा। तो हम कह सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो दो पदार्थों के बीच में स्थानांतरित होती है। तो टू सब्सटेंस के बीच में ये हम कह सकते हैं ट्रांसफर होता है एनर्जी का, और इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। दैट ट्रांसफॉर्म बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, यह दो पदार्थों के बीच में स्थानांतरित होती है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग तापमान पर। और ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। और किसी भी चीज को जब हम हीट एनर्जी देते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और किसी चीज में से यदि हम ऊष्मा को निकाल लेते हैं, हीट एनर्जी को निकाल लेते हैं, तो उसका तापमान कम हो जाता है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम हीट की यूनिट की बात करते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो यूनिट क्या होती है हीट की, जैसे अलग अलग जो हम कह सकते हैं कौन चीजें होती है उनकी अलग अलग यूनिट होती है। जैसे वेट की किलोग्राम होती है, उसी प्रकार से हम हीट की यदि यूनिट की बात करें तो द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ऊष्मा की जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है या फिर जूल होती है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो हीट क्या है, तो हम कह सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो दो अलग अलग पदार्थों के बीच में अलग अलग तापमान के बीच में स्थानांतरित होती है। हीट की यदि हम एसआई यूनिट की बात करें तो कैलोरी या जूल होती है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो ये डेफिनेशन हमको हीट की क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय 1 कैलोरी। 1 कैलोरी ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1 कैलोरी ऊष्मा हम किसे कहेंगे। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। 1 कैलोरी से आशय है कि ऊष्मा की वह मात्रा टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। हम कह सकते हैं ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दे, उसी को हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी हीट कहेंगे। तो आपको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास में 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम हमने वाटर लिया और उसको हमें टेम्परेचर राइज करना। मान लीजिए अभी उसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 14 से कितना करना है, 15 करना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर बढ़ाना है।
तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट लगेगी उसी को हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी कहेंगे। तो हीट 1 कैलोरी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल के भार में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि कर दे उसी को हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी कहेंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। तो आपको 1 कैलोरी भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम मूव करते हैं, मैं चेंज कर देता हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द एनी 2 इफेक्ट ऑफ हीट। आपने ऊष्मा के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसके आपने बहुत सारे इफेक्ट भी देखे हैं, हालांकि आपने कभी नोटिस ना किया हो, लेकिन बहुत सारे इफेक्ट आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ हीट, ऊष्मा के कोई 2 प्रभाव बताइए। जब भी हम किसी चीज को ऊष्मा देते हैं या उससे ऊष्मा निकालते हैं तो कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है चेंज इन टेम्परेचर। ऊष्मा जब भी किसी चीज को दी जाती है या ली जाती है तो सबसे पहले उसमें जो बदलाव आता है वो आता है उसके तापमान में बदलाव का होना। आपको पता है जब भी हम किसी चीज को ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, और जब भी किसी चीज से हम हीट को निकाल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। तो सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर, अर्थात तापमान में बदलाव। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में बदलाव। जब भी किसी चीज को हम ऊष्मा देते हैं या फिर हीट एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट तेज हो जाती है, जो गर्म चीजें होती है उनके अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है। तो जब भी किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को हम हीट एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट पार्टिकल्स की बहुत तेज हो जाती है, और उससे हम कह सकते हैं उसके वॉल्यूम में भी अंतर आता है, उसके आयतन में भी अंतर आता है। जब भी हम किसी चीज को हीट एनर्जी देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है चेंज इन स्टेज, मतलब हीट से एक और जो चेंज होता है वो अवस्था में परिवर्तन होता है। अब ये स्टेज क्या है, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मैटर जो होता है उसकी 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब भी हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद में, एक निश्चित तापमान के बाद में सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर और ज़्यादा हम उसको हीट देते हैं तो फिर एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद में वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं चेंज इन स्टेज, उसकी अवस्था में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लीजिए कि आपने एक आइस का क्यूब लिया है, बर्फ का एक टुकड़ा लिया है, वर्तमान में वो सॉलिड है, लेकिन जब आप बर्फ के टुकड़े को हीट एनर्जी देंगे या फिर ऊष्मा देंगे तो वो सॉलिड से काय में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर थोड़ी और उसको हीट एनर्जी हम देंगे तो अब वो लिक्विड जो वाटर बना था उसकी क्या बन जाएगी, वाटर वेपर बन जाएगी, अर्थात गैस बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं हीट एनर्जी से अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो क्वेश्चन था हमारा राइट इन 3 इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के कोई 3 प्रभाव बताइए। तो पहला तो हो गया तापमान में परिवर्तन, दूसरा हो गया आयतन में परिवर्तन, और तीसरा हो गया अवस्था में परिवर्तन। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन स्टेज। तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर हो गया है। अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सबसे पहला था हमारा व्हाट इज हीट, ऊष्मा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा व्हाट डू यू मीन बाय 1 कैलोरी, 1 कैलोरी ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था राइट एनी 2 इफेक्ट ऑफ हीट, या ऊष्मा के प्रभाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। अब देखो भाई, हीट हमने नाम सुना है कि हीट किसे कहते हैं, तो हीट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो 2 अलग अलग पदार्थों के बीच में, अलग अलग तापमान के बीच में स्थानांतरित होती है। अब यहाँ पे नई टर्म हमारे पास में आ गई है कि स्पेसिफिक हीट हम किसे कहेंगे, अर्थात विशिष्ट ऊष्मा हम किसे कहेंगे। उस हीट को हम स्पेसिफिक कब कह सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट में बी डिफाइन एज द, स्पेसिफिक हीट को हम इस प्रकार से
परिभाषित कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। यहाँ पे मान लीजिए कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ हमें दिया है और उसका हमने यूनिट मास लिया है। यूनिट मास मतलब हम बोल सकते हैं कि या तो हमने 1 ग्राम लिया है या फिर 1 किलोग्राम लिया है, और उसमें हम यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर देते हैं उसके 1 किलोग्राम भार में या 1 ग्राम भार में हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं, तो उसमें जितनी भी उष्मा की हमें आवश्यकता होती है, जितनी भी हीट की हमें आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो फिर से बता देता हूं, उष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान में, एकांक द्रव्यमान मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि कर दे, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द यूनिट टेम्परेचर, यहाँ पे यूनिट टेम्परेचर मतलब एकांक ताप, ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, और यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। तो किसी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम या 1 भार में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि करने में जितनी भी हीट के अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल प्रति किलोग्राम। इसकी एसआई यूनिट की हम बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी जूल प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे किलोग्राम जो है वो एकांक हम कह सकते हैं, द्रव्यमान है, और जूल मतलब उसमें लगने वाली उष्मा। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट की यदि हम बात करें तो वो होगी कैलोरी प्रति ग्राम। तो एसआई यूनिट क्या है, इसकी जूल प्रति किलोग्राम है, और इसकी यदि हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो है कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी प्रति ग्राम। यदि हम एसआई यूनिट की बात करें, वाटर की स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट की बात करें, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव है 12th का। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1, जिसका मतलब होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम जल के तापमान में यदि हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम जल के तापमान को यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और उसमें मान लीजिए 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता लग रही है, तो उसे हम बोलेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे वाटर की एसआई जो स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट होती है वो 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। सभी में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, तो वाटर की होती है। सारे सॉलिड्स को हम देख लें, लिक्विड्स को देख लें, गैसेस को देख लें, तो उनमें सब में सबसे ज्यादा जो एसआई हम कह सकते हैं, एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट की होती है, वो वाटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड मैंने चेंज कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट या जल तुल्यांक से आप लोग क्या समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं जल तुल्यांक से, देखते हैं। अ सब्सटेंस वाटर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज द सब्सटेंस डच फॉर अ टेम्परेचर राइज ऑफ 1 डिग्री। यहाँ पे बताया गया है कि किसी पदार्थ का जल तुल्यांक वह मात्रा होती है, जल की वह मात्रा होती है जिसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें उतनी ही उष्मा की आवश्यकता होती है जितना हमें उस वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, एक तरफ मान लीजिए कोई सी वस्तु है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मान लीजिए 5 जूल हमें एनर्जी जो उसमें है हीट एनर्जी लग रही है। तो हमें वाटर की इतनी क्वांटिटी लेना है कि उसका टेम्परेचर भी राइज करने में, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में भी हमें 5 जूल उष्मा की ही मात्रा हो, तो उसे हम कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे वाटर मतलब होता है जल और इक्विवेलेंट मतलब बराबर। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु का जो जल तुल्यांक होता है वो जल की वह मात्रा होती है जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में हमें उतनी ही हीट एनर्जी या उतनी ही उष्मा की आवश्यकता होती है जितना कि उस वस्तु के टेम्परेचर में हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में हीट की आवश्यकता होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। तो एक तरफ फिर से मैं आपको समझा देता हूं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो इसमें जितनी हीट हमें लग रही है उतना ही हमें वाटर भी उतना ही क्वांटिटी में लेना है, उसमें भी सेम हीट लगना चाहिए। मान लीजिए इसमें वस्तु के टेम्परेचर को बढ़ाने में हमें 5 जूल उष्मा की आवश्यकता हो रही है,
तो हमें जल की क्वांटिटी भी इतनी लेना है कि उसका भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में हमें 5 जूल हीट की आवश्यकता लगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे। वाटर इक्विवेलेंट का हम फार्मूला देख लेते हैं। वाटर इक्विवेलेंट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हम कह सकते हैं एक गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, किसका होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास का, द्रव्यमान का, और उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट का। तो हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास में यदि हम उसकी स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वाटर इक्विवेलेंट हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन से डेट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी हीट कैपेसिटी के बराबर होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो वाटर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है, तो वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट का हम मल्टीप्लाई उसके मास से कर देंगे तो हमें वाटर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, तो कैलोरीमीटर यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो एक डिवाइस के ऊपर आया है। किसी भी चीज की, मान लीजिए हमें हीट पता करना है कि इसके अंदर कितनी हीट एनर्जी लग रही है, कितनी हीट इससे निकल रही है, या कितनी हीट को ये अब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस हीट की क्वांटिटी को पता करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। और ये कैलोरीमीटर जो है कॉपर या फिर हम कह सकते हैं तांबे का बना हुआ होता है। तो कैलोरीमीटर के बारे में रीड कर देता हूं मैं। अ कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस। कैलोरीमीटर एक प्रकार का डिवाइस होता है, यंत्र होता है, यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, जिसको हम किसी भी पदार्थ की उष्मा की मात्रा को मापने में करते हैं। इन्वॉल्व इन ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं वह डिवाइस या वह यंत्र जिसका प्रयोग हम किसी भी पदार्थ की उष्मा के मात्रा के मापन में करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। अर्थात कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल कितनी हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी हीट एनर्जी को वो बाहर रिलीज कर रहा है, इसका अमाउंट के बारे में हमें पता लगाना है, इसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता लगाना है। तो वो हम काई से लगा सकते हैं, कैलोरीमीटर से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑक्यूर्स इन ए सॉल्यूशन इन अ कैलोरीमीटर, जब भी कैलोरीमीटर के अंदर सॉल्यूशन होता है, एक द्रव होता है, उसके अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब दो प्रकार की रिएक्शन होती है, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी। एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब वह केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई हीट रिलीज होती है या निकलती है। एक्स मतलब निकलना, एग्जिट, है ना। और एंडो मतलब अंदर आना, एब्जॉर्ब करना। तो किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर यदि मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं जो भी हीट उससे निकलती है तो वो कैलोरीमीटर के सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कैलोरीमीटर हमें एक रीडिंग दे देता है कि इसके अंदर इतनी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। तो कैलोरीमीटर के बारे में जनरल से हमें डेफिनेशन बताना है कि वह डिवाइस जिसका उपयोग हम हीट के बारे में पता लगाने के लिए करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितनी हीट अब्जॉर्ब की गई है या कितनी हीट रिलीज की गई है, इसको पता लगाने में करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेज ऑफ कैलोरीमीटर। जो कैलोरी मापी यंत्र होता है या जो कैलोरीमीटर होता है, इसके कोई दो उपयोग बताइए। तो इसके हम उपयोग देख लेते हैं। यूजेज ऑफ कैलोरीमीटर या फिर इसी को कहेंगे कैलोरीमीटर के उपयोग। फर्स्ट है टू नो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग हम किसी भी पदार्थ के द्वारा कितनी ऊर्जा निकाली जा रही है या कितनी ऊर्जा अवशोषित करी जा रही है उसकी मात्रा को ज्ञात करने में करते हैं। सीधे सीधे यदि मैं बोलूं तो इसका उपयोग हम हीट एनर्जी की क्वांटिटी को मापने में करते हैं कि किसी भी मैटर के द्वारा या किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है या कितनी हीट रिलीज की जा रही है, उसकी क्वांटिटी यदि हमें पता करना है तो ये हम कैलोरीमीटर के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड है टू नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा है इसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं? कैलोरीमीटर से हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, तो उससे हम बता सकते हैं। दूसरा है टू नो द लेटेंट हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो लेटेंट हीट की अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। इस
वाले लेक्चर का जब आपका पार्ट 2 आएगा तो उसमें लेटेंट हीट को मैं डिस्क्राइब करूंगा कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट को हम हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो कैलोरीमीटर का उपयोग हम किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा को ज्ञात करने में भी करते हैं। तो देख लेते हैं फिर से इसके 3 यूज। पहला यूज है इसके उपयोग हम ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को पता लगाने में हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। और तीसरा हो जाएगा किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा को पता लगाने में हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसको तीनों को मैं एक बार पढ़ देता हूं। फर्स्ट है टू नो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी क्वांटिटी में हीट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है या रिलीज किया जा रहा है, ये हम कैलोरीमीटर के थ्रू पता लगा सकते हैं। सेकंड है टू नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट के बारे में पता लगाने में हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। और थर्ड है टू नो द लेटेंट हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा को पता लगाने में हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। मैंने आपको जब स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था तो बताया था कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यदि हम मैटर की तीनों स्टेजेस की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उन सब में सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक होती है, हीट होती है, वो किसकी होती है? वाटर की होती है। और इसके अपने कुछ एडवांटेज है या फिर हम कह सकते हैं इसके कुछ अपने फायदे हैं कि भाई वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उससे हमें क्या लाभ हैं। तो वही हमें बताना है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है उसके हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है या फिर उसके क्या प्रभाव हैं। तो आंसर में हम लोग लिखते हैं, वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की ऊष्माधारिता सर्वाधिक होती है। इट देयरफॉर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट एंड लॉन्ग टाइम टू कूल। इसके कारण वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। उसका सबसे पहला हमारा एडवांटेज ये है कि ये गर्म होने में भी ज्यादा समय लेता है और ठंडा होने में भी ज्यादा समय लेता है। जितनी आसानी से सॉलिड, लिक्विड और गैस गर्म और ठंडे हो जाते हैं उतनी आसानी से वाटर नहीं होता है। इसको यदि हमें गर्म करना है तो भी ज्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी और यदि ठंडा करना है तो भी ज्यादा हीट एनर्जी इसको रिलीज करना होगी क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल से, ये आसानी से गर्म भी नहीं होता है और आसानी से ये ठंडा भी नहीं होता है। तो इसके अब देखते हैं, द फॉलोइंग यूजेज आर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होने के निम्न एडवांटेजेस है या फिर हम कह सकते हैं कि निम्न फायदे हैं। पहला है फोमेंटेशन। फोमेंटेशन में हम इसका उपयोग करते हैं। फोमेंटेशन का मतलब होता है सिकाई करने में। आपको मालूम है जब भी कोई डॉक्टर, मान लीजिए चोट लग जाती है, मोच लग जाती है किसी को, और सिकाई करने को यदि डॉक्टर बोलता है तो वो आपको एक बोतल वगैरह देगा और बोलेगा कि इसमें आप गर्म पानी भर के इसका ढक्कन लगा लीजिए और इसकी सिकाई कीजिए। तो वहां पे हम उस बोतल के अंदर गर्म पानी इसलिए भर रहे हैं क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है और स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो वो इतनी जल्दी से हम कह सकते हैं ठंडा नहीं होता है। इसी प्रकार से किसी को मान लीजिए यदि ठंडे पानी की सिकाई करना है तो हम वहां पे बर्फ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वाटर जो है वो इजीली गर्म भी नहीं होता है। तो इसका उपयोग हम फोमेंटेशन में करते हैं, सिकाई करने में करते हैं। तो हॉट वाटर बॉटल आर यूज्ड फॉर फोमेंटेशन। हम सिकाई करने में गर्म जल की जो बोतल्स होती है उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एज द वाटर रिमेन्स हॉट इन द बोतल फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसका कारण ये है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो वाटर लंबे समय तक गर्म बना रहता है। आगे अपन लिखते हैं, अ लॉन्ग टाइम स्पाइट ऑफ गिविंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। और हम कह सकते हैं कि ये लंबे समय तक हीट को अपने अंदर धारण रख सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, वाटर की स्पेसिफिक हीट होने का फायदा, ज्यादा होने का फायदा क्या है? तो हम कह सकते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इससे ये अधिक समय लेता है गर्म होने में और ठंडा होने में। तो इसके अपने फायदे ये हैं कि इसका उपयोग हम सिकाई में करते हैं जिससे ये लंबे समय तक हम कह सकते हैं गर्म बना रहता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, कार रेडिएटर्स में। आपको सभी को मालूम है कार रेडिएटर्स जब गर्म हो जाते हैं तो उनके अंदर हम पानी को भरते हैं। उसका कारण ये है कि पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है तो ये अधिक समय तक लेता है गर्म होने में। तो जब भी कार का इंजन वगैरह गर्म होता है तो वाटर जो है स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन कार रेडिएटर्स। वाटर का उपयोग हम शीतलक के रूप में कार रेडिएटर्स में करते हैं ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इट कैन अब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसके कारण हम कह सकते हैं ये ज्यादा मात्रा में हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है फ्रॉम द इंजन ऑफ कार, उस कार के इंजन से। बट इट टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स टू हाई, ये हीट एनर्जी को तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता है। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो कार के रेडिएटर में हम वाटर का यूज करते हैं, उसका कारण ये है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, और उससे हम कह सकते हैं लंबे समय तक कार का जो रेडिएटर इंजन जो है वो ठंडा बना रहता है। थर्ड है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम फॉग। फॉग मतलब होता है यहाँ पर, फॉग मतलब होता है पाला पड़ना, तो इसको फॉग को आप करेक्ट कर लीजिएगा। फॉग मतलब कोहरा होता है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसको आप फ्रोस्ट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? फ्रोस्ट। तो हम क्या करते हैं, फसलों को पाले से बचाने के लिए या फ्रोस्ट से बचाने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं। जब मैंने आपको मेट्रोलॉजी में पढ़ाया था कि जब अधिक पाले की संभावना होती है तो हम खेत में सिंचाई कर देते हैं या पानी फेर देते हैं, तो उससे हमारी फसलें खराब होने से बच जाती है। पाला क्या होता है तो मैं बता देता हूं आपको, जब वातावरण या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हम कह सकते हैं जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म या जो जीवद्रव्य होता है वो बर्फ में बदल जाता है, और उसकी वजह से उनका जीवद्रव्य हम कह सकते हैं जम जाता है, और उससे कोशिकाएं फट जाती है और पूरे पौधे की मृत्यु हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पाला पड़ना कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, खेत में पानी भर देना चाहिए। पानी भर देते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर जो होता है वो अधिक क्वांटिटी में हीट को हम कह सकते हैं आसानी से उनको ठंडा नहीं होने देता है और काफ़ी ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे हमारी फसलें जो हैं वो खराब होने से बच जाती है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। आज मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 8 क्वेश्चंस करवा दिए हैं टोटल। इस चैप्टर्स में आपके 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के बाद में ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को मैं आपका यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्द आपके सामने पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आप जब तक इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन वाइज नोट्स बना लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।